36 बहुओं की रसोई। कीर्ति की शादी सुनील नाम के एक आदमी से हुई थी। कीर्ति भी बहुत गरीब थी और सुनील भी बहुत गरीब घर से था और एक छोटी सी चौल में रहा करता था, जिस चौल की देखभाल लीला नाम की एक औरत किया करती थी। कीर्ति जैसे ही शादी करके सुनील के घर आती है तो उस छोटे से घर को देखकर कहती है, तुम एक छोटे से कमरे में रहते हो, इस कमरे में रहने में तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी। मजबूरी सबको सब कुछ सिखा देती है कीर्ति। तुम्हें भी धीरे धीरे इस घर में रहने की आदत बढ़ जाएगी और इंसान को सुकून ज्यादा जरूरी होता है, ना कि बड़ा घर। कोई बात नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा के घर पर भी बहुत परेशानी झेली है, इसलिए मैं तुमसे कभी कोई ज्यादा फरमाइश नहीं करूंगी। कीर्ति ने ये बोला और तभी अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। उसे कमरे के अंदर बाथरूम तो नजर आ गया, लेकिन कमरे के अंदर रसोई नहीं थी। ये देखकर कीर्ति हैरान हुई और सुनील से पूछने लगी, सुनील, इस कमरे में रसोई तो नजर नहीं आ रही, तुम खाना कहाँ बनाते हो? अब से मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस चौल की मालकिन लीला आई और कहने लगी, आओ कीर्ति बहू, मैं तुम्हें रसोई दिखाती हूँ। अब तक तो हमारी रसोई में सिर्फ 35 बहुएं थी, लेकिन तुम्हें मिलाकर पूरी 36 हो गई। चलो मैं तुम्हें 36 बहुओं की रसोई दिखाती हूँ। कीर्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया कि लीला क्या कह रही है और किस बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी लीला कीर्ति को एक बड़े से कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर अलग अलग चूल्हे रखे हुए थे और वहाँ पर 35 बहुएं खाना बना रही थी। तभी एक कोना लीला कीर्ति को दिखाते हुए कहती है, तुम यहाँ खाना बना सकती हो। ये सब क्या आंटी जी? तो इसका मतलब ये सारी औरतें आपकी चौल में रहती हैं और एक साथ इस रसोई में खाना बनाती हैं। कितनी ज्यादा परेशानी होती होगी। बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती बहू, बल्कि अपनापन महसूस होता है। धीरे धीरे तुम्हें भी ये 36 बहुओं की रसोई बहुत अच्छी लगने लगेगी। कीर्ति ने अपने मायके में गरीबी तो देखी थी, लेकिन इतनी ज्यादा तंगी उसने कभी नहीं देखी थी। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उसके बाद अपने कमरे में आकर सुनील से कहती है, सुनील, मुझे पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे कमरे के अंदर बाथरूम है, इसलिए मुझे सुबह सुबह परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन इस कमरे में तो रसोई नहीं है। हम इस कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे? हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। सुनील ये बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, कीर्ति, मैं इस जगह पर पिछले 7 सालों से रह रहा हूँ और मुझे इस जगह पर बहुत ज्यादा अपनापन लगता है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए मैं कहीं और शिफ्ट होने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम इस 36 बहुओं की रसोई में एडजस्ट कर लो। सुनील को उस चौल का सिर्फ 3000 रुपए किराया देना पड़ता था, जो कि मुंबई जैसे शहर में बहुत ज्यादा सस्ता था। सुनील उस कमरे में रहकर बड़े आराम से अपना खर्चा चला पाता था और कुछ पैसे भी जमा कर पाता था, लेकिन कीर्ति की इच्छा की वजह से उसे जल्द से जल्द अपना मकान बदलना था। अगली सुबह कीर्ति अपनी पहली रसोई करने के लिए जैसे ही 36 बहुओं की रसोई में जाती है तो बगल में खाना बना रही कुसुम कहती है, क्या बात है कीर्ति, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बना रही हो? थोड़ा मुझे भी देना, आखिर मैं भी तो देखूं सुनील भाई की बहू कैसा खाना बनाती है। तभी वहाँ पर लीला आ गई और कीर्ति को बहुत सारा सामान देकर कहने लगी, ये ले बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। 36 बहुओं की रसोई में हर बहू एक दिन मेरे लिए भी खाना बनाती है। आज तेरा दिन है और वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है, तो इस बहाने मैं तेरे हाथों का खाना भी खाकर देख लूंगी। मेरे घर में सिर्फ 10 लोग हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाते। कीर्ति ये सुनने के बाद मन में कहती है, बाप रे बाप, 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। इतना खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं बनाया, लेकिन मना भी नहीं कर सकती। पूरी 35 औरतों के सामने मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, बना देती हूँ। कीर्ति किसी तरह सुबह से लेकर दोपहर तक लीला को खाना बनाकर दे देती है और सुनील के लिए भी वो खाना बनाकर लेकर जाती है। सुनील जब उसे दोपहर में खाना लेकर आते हुए देखता है तो कहता है, कीर्ति, तुम्हें खाना बनाने में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? कीर्ति ये सुनकर गुस्सा हो जाती। अगर ये सवाल पूछना है तो अपनी 36 बहुओं वाली रसोई चलाने वाली उस लीला आंटी से पूछो। उन्होंने मुझे इतना सारा काम दे दिया था और उस रसोई में खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ और 4-5 बहुएं तो वहाँ पर नॉन वेज बना रही थी। मुझे तो उल्टी होने वाली थी, बस किसी तरह कंट्रोल किया। कोई बात नहीं कीर्ति, तुम चिंता मत करो। अभी तक मैं अकेले रह रहा था तो अपना गुजारा आराम से इस घर में कर पा रहा था, लेकिन जल्द से जल्द मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कीर्ति को 36 बहुओं की रसोई में एडजस्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी।
कभी कोई उससे नमक मांगने लगता तो कभी कोई उससे चीनी मांगने लगता। ऐसे वो किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन एक दिन कीर्ति को मासिक धर्म हो जाते हैं। वो खाना बनाने के लिए बैठी हुई थी और तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसके पास खाना बना रही लता कहती है, ये क्या कीर्ति, तुम्हारा चेहरा तो उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, आज मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मेरा बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन सुनील काम पर निकल गए हैं, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो वो भूखे रह जाएंगे। बस इतनी सी बात, तुम्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आखिर किस दिन काम आएंगे? एक दिन तुमने भी हम सबको खाना बनाकर खिलाया था, हम खुद खाना बना लेंगे। कीर्ति ये बात सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सब कुछ 36 बहुओं की रसोई से आता है। ऐसे ही पूरा हफ्ता वो उसे रसोई में काम नहीं करने देती। और ये सब कुछ देखकर उसने एक दिन मन में कहा, सगे रिश्तों में भी इतना अपनापन नहीं होता जितना इन लोगों के बीच में है। और मैं बेकार में इन लोगों से चिढ़ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगी तो मुझे यहाँ पर दिन काटने में इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं लगेगी। यूं ही कीर्ति एक दिन खाना बना रही होती है, तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है और वो अपने पापा से बात करने के लिए चली जाती है, क्योंकि 36 बहुओं की रसोई में बहुत ज्यादा शोर आ रहा था। जब वो वापस आकर देखती है तो कुसुम उसकी सब्जी बना रही थी और वो कहती है, ये क्या कुसुम दीदी, आप मेरी सब्जी बना रही हो? कीर्ति, तुम जल्दबाजी में फोन पर बात करते हुए बाहर चली गई और तुमने गैस बंद ही नहीं किया था। तुम्हारी सब्जी बस जलने वाली थी कि तभी मेरी नजर पड़ गई और मैंने तुम्हारी सब्जी बनाकर तैयार कर दी है। वैसे सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी मुझे भी दे देना। कीर्ति ये सुनने के बाद मन में कहती है, अच्छा, मेरी थोड़ी सी सब्जी मांगने की लालच में इसने मेरी सब्जी को बना दिया। अरे इतना ही था तो गैस बंद कर देती, मैंने थोड़ी ना कहा था कि मेरी सब्जी बनाओ। कीर्ति ये बोलकर अब अपनी पालक की सब्जी को एक कटोरी में डालकर कुसुम को देती है और बदले में कुसुम उसे मटर पनीर की सब्जी देते हुए कहती है, ये लो कीर्ति, मैंने मटर पनीर बनाए थे तो मैंने तुम्हारे लिए भी थोड़े निकाल दिए, तुम ये खा लेना। मुझे सुनील ने बताया था कि तुमको मटर पनीर बहुत अच्छे लगते हैं। कीर्ति ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे बुरा भी लगता है कि वो कुसुम को गलत समझ रही। अब कीर्ति को अपनी 36 बहुओं की रसोई में अच्छा लगने लगता है। एक दिन सुनील बहुत खुश होते हुए आता और सुनील अपनी पत्नी से कहता है, कीर्ति, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने हमारे रहने के लिए घर ढूंढ लिया है। उसका किराया 5,000 रुपए है, लेकिन मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। थोड़ा ओवर टाइम कर लूंगा तो सब कुछ संभाल लूंगा और हम जल्द से जल्द वहां पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। नहीं सुनील जी, अब मुझे इस 36 बहुओं की रसोई में अच्छा लगने लगा है, बहुत अपनापन लगता है। शुरू से सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन के बीच में रही, लेकिन इतनी सारी औरतों के बीच में रहकर बहुत अपनापन लगता है। ये हर सुख दुख में मेरा साथ देती हैं। मैं ये 36 बहुओं की रसोई छोड़कर जाना नहीं चाहती। मुझे खुशी है कीर्ति कि तुम्हें वो अपनापन महसूस हुआ जो मैं चाहता था कि तुम्हें यहाँ रहकर महसूस हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लीला आंटी को तो मैं भी अपनी माँ मानता हूँ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैं अपनी माँ के साथ रह रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे ये घर छोड़कर जाना है। इस घर में कितना ज्यादा अपनापन है। लीला आंटी सगी सास से ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं और सारी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। हम आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। जब मैं बीमार पड़ी थी तो उन्होंने मेरा कितना साथ दिया था। अब कीर्ति अपनी 36 बहुओं की रसोई छोड़कर कहीं नहीं जाती और उनके बीच का आपस का प्रेम ऐसे ही बना रहता है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनानी है, फिर तुमने ये कॉफी क्यों रख दी गैस पर? और अंजलि, तुमने दूसरी गैस पर ये चाय क्यों चढ़ा दी? तो जेठानी जी, आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जो आपने ये फरमान सुना दिया और हमें ये मानना पड़ेगा। तुम दोनों अच्छे से जानती हो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरी सुबह होती है। फिर भी तुम अपनी मनमानी करने लग गई। भूलो मत, तुम दोनों मेरे बाद इस घर में आई हो। भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। भले ही आपसे बाद में मैं आई हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुझसे कम काम करते हैं? हे राम, इन तीनों का कलेश फिर शुरू हो गया। सुबह सुबह तुम तीनों की चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। अरे घर में तो बहुएं सुबह सुबह आरती भजन करती हुई अच्छी लगती हैं, यूं बकबक करती हुई नहीं। जब देखो तब कलेश करती रहती हो। माँ जी, मुझे कलेश करने का कोई शौक नहीं है। आप भूलो मत, इन दोनों के आने से पहले इस घर में बिल्कुल कलेश नहीं होता था, काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन जब से ये दोनों देवरानियां आई हैं ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। माँ जी, जेठानी जी हमेशा अपनी मनमानी की चलाती रहती हैं, तो आप कौन सा कम है? आप भी तो वैसी ही हैं।
तुम तो चुप ही रहो। हे राम, एक दिन ये तीनों मेरे सर की नस फाड़ कर ही दम लेंगी। बिना नहाए धोए रसोई में आ गई और कलेशबाजी शुरू कर दी। अब जाओ तुम तीनों, पहले जाकर नहाओ, उसके बाद रसोई में काम करना। अब तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए नहाने चली जाती हैं, जिसके बाद वो घर के कामकाज में जुट जाती हैं। इसी तरह वो तीनों जब भी रसोई में एक साथ होती तो किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा शुरू कर देती। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के कलेश से तंग आ गई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी, इसीलिए सुषमा अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज तुम कुछ अच्छा सा खाने में बना देना। आज घर में मेरी सहेली आ रही है तो बढ़िया सा खाना तैयार कर लेना। सुनिधि बहू, तू शाही पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू वही बनाकर तैयार कर लेना। और अर्चना बहू, तुम दाल मखनी, गोभी, और मंजली बहू प्रियंका, तुम न पूड़ी बनाकर तैयार कर लेना। अब वो तीनों रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। पता नहीं कब से उनको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। हाँ, पहले तो उनको बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता था। अरे वो तो बस आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलती होंगी, लेकिन असल में तो जब से मैं आई हूँ तब से उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसलिए अब वो खुश हैं। अच्छा, मैं कोई पूड़ी नहीं तलूंगी, उससे मेरे हाथों में गरम छींटे पड़ने का डर रहता है, और वैसे भी थक गई हो तो मैं चलकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर प्रियंका वहां से चली जाती है। तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है इनका, मैं भी नहीं करने वाली कोई काम। सुनिधि भी वहां से चली जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों अकेले करूँ सारा काम, मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर बैठूंगी। तीनों बहुएं एक एक कर कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुषमा की सहेली आती है। सुषमा उससे बातें करती है। फिर कुछ देर बाद अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है, जाओ बहुओं, विमला बहन आ गई है, इसके लिए कचौड़ियां ले आओ। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं, प्रियंका दीदी ने कहा कि मैं थक गई हूँ तो वो आराम करने चली गई, फिर मैं क्या अकेले काम करती, इसलिए मैं भी चली गई। और जब ये दोनों चली गई तो मैं अकेली बच गई, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं भी चली गई। अरे माँ जी, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, अब अगर मैं आराम करने चली गई तो इन दोनों को तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये दोनों की दोनों कितनी मतलबी हैं। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, घर पर मेहमान को खाने पर बुलाए हो और तुम तीनों ने रसोई में कुछ नहीं बनाया है। क्या सोचेंगी ये मेरे बारे में। मेरी तीन तीन बहुएं हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं बना, नाक कटवा कर रख दी तुम तीनों ने मेरी। अरे कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, मेरी एक ही बहू है तो उसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे सुषमा, मैंने सोचा था जिसकी तीन बहुएं हैं वो सास सुखी रहती होगी, लेकिन सच कहूँ तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। विमला वहाँ से चली जाती है। तभी सुषमा का पति मनोहर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है सुषमा, खाने में क्या बना है? अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुषमा खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये देखकर भी तीनों बहुओं को शर्म नहीं आती, बल्कि वो तो फिर से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। अगर मैं कमरे में चली गई तो तुम दोनों भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले ही भागने की पड़ी थी। अच्छा, एक तो गलती खुद करो और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे तो सुनी थी, तू भी तो बना सकती थी, तेरे हाथ किसी ने थोड़ी न पकड़े थे। तीनों फिर से लड़ने बैठ जाती हैं और बूढ़ी सुषमा चुपचाप रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही अब कभी किसी का मन होता अपने लिए कुछ बनाने का तो वो अपने हिसाब से बनाती रहती। एक रोज अर्चना को तेज भूख लगती है तो वो रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सुनिधि और प्रियंका भी वहाँ आ जाती हैं। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, खासकर आलू के। अच्छा, तब से मेहनत मैं करूँ और अब तुम आ गई यहाँ पकौड़े खाने। मैंने खुद के लिए बनाए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। राशन का खर्चा ना हमारे पति भी देते हैं तो हम भी खाएंगे। तो किसने मना किया है, खुद के हाथ पैर हिला लो और बना लो, लेकिन पहले मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े तलूंगी। सासू माँ घर पर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी करोगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाओगी। तीनों बहुएं इसी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। तभी उनके सास ससुर घर में आते हैं और रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। गुस्से में सुषमा उन तीनों पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर का गुजारा चला रहे हैं और तुम हो कि इस तरह सामान की बर्बादी कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब से तीनों बहुओं की एक रसोई का बंटवारा होगा। तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। अब एक ही रसोई में अलग अलग चूल्हे पर तुम अपने अपने हिसाब का खाना बनाओगी। अब तीनों बहुएं एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती हैं, वो भी अलग अलग गैस पर। इस सुनिधि के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है आज इसने गट्टे की सब्जी बनाई है। लेकिन अब तो मैं इससे मांग भी नहीं सकती, अब जो मैंने पुलाव बनाया वही खा लूंगी। इधर अर्चना भी मन ही मन सोच रही थी,
मुझसे तो ये राजमा कभी अच्छे बनते ही नहीं। इस मामले में तो प्रियंका माहिर है, लेकिन अब इसकी मदद भी तो नहीं ले सकती। अगले दिन अर्चना दीदी आज साग और मक्की की रोटी बना रही है। आज बड़ा मन है मेरा भी उनके हाथ की मक्की की रोटी और साग खाने का, लेकिन मुझसे तो कभी ढंग का साग बनता ही नहीं। तीनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करने और उनके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो मजबूर थी। लेकिन इन सब से सुषमा बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उसे कलेशबाजी से छुटकारा जो मिल गया था। लेकिन अब तीनों बहुओं का शोर घर में ना सुनाई देने से घर की रौनक भी चली गई थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका को तेज बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे में ही रहती है। रसोई में उसे ना देख दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। कमाल है, प्रियंका दीदी तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने आ जाती थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। अर्चना दीदी हमारा खाना भी तैयार है, लेकिन प्रियंका दीदी आज खाना बनाने नहीं आई। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, चलो चलकर देखते हैं। वो कमरे में जाती है जहाँ प्रियंका बुखार से तड़प रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। अब दोनों देवरानी जेठानी उसकी सेवा में लग जाती हैं। अगले दिन तक प्रियंका ठीक हो जाती है और अब उन तीनों को एक साथ एक रसोई में खाना बनाने की अहमियत समझ आती है। वो अपनी सास से अब तक की गई अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हम तीनों को फिर से एक ही रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाने दीजिए ना। हाँ माँ जी, अब से हम सब प्यार से रहेंगी। ठीक है, तुम तीनों वादा करती हो कि आज के बाद नहीं लड़ोगी, तो मैं भी तुम तीनों को एक साथ खाना बनाने की इजाजत दे देती हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाती और साथ में मिलकर रहती, जिससे अब घर में भी शांति थी। Thanks for watching.